आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, जिसका नाम प्रिंट है चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक में नई फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन 3 वर्जन की। इस वक्त हमारी स्क्रीन पे जो हमें नज़र आ रहा है वो जुपिटर नोटबुक की एक नोटबुक है जिसका टाइटल आपको नज़र आ रहा है अनटाइटल्ड। इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इस जुपिटर नोटबुक का नाम रख सकूँ। तो पहली जुपिटर नोटबुक हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो हम इसका नाम प्रिंट रख देते हैं। प्रिंट रखने के बाद हमने इसको रीनेम किया, तो ये आप देख रहे हैं कि ये रीनेम होके इसका टाइटल जो है वो प्रिंट हो गया। जैसा कि हमने कहा कि प्रिंट जो है वो एक स्टेटमेंट है। जब आप इसको फंक्शन प्रिंट का है, प्रिंट के फंक्शन, अब फंक्शन की पहचान क्या है, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के आगे 2 ब्रैकेट लगे होते हैं जो इस बात को जाहिर कर रहे होते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये कुछ काम करेगा हमारे लिए। ये ग्रीन फॉर्म में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हुई है। अगर मैं इसको कैपिटल P के साथ लिखूं, अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मैं अगर इस सेल को एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास एरर आएगा कि कैपिटल P के साथ प्रिंट को हमारा इंटरप्रेटर नहीं जानता है। इससे मतलब हमें ये बात और पता चली कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कि अगर कोई नाम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर में ही दोबारा लिखा जाएगा। अगर उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखा गया तो वो उसको अदर नेम ट्रीट करेगा, वो वही नाम ट्रीट नहीं होगा। तो इसी तरह से ये प्रिंट का स्टेटमेंट फंक्शन है। हमने इसको दोबारा लिखा स्मॉल लेटर के साथ, ये ग्रीन हो गया, ये हमें शो कर रहा है कि स्पेलिंग हमारी राइट है, सही से आइडेंटिफाई किया। प्रिंट के हमने ब्रैकेट लगाए। अब इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू दूं, लाइक मैंने एक वैल्यू यहाँ पास की, इसको मैं जब रन करता हूँ तो ये वैल्यू हमारी स्क्रीन पर हमें नज़र आ गई। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, हमसे एक वैल्यू लेता है और उसको एज इट इज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देता है। अब यहाँ बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए, कि ये पहला सवाल तो ये है कि क्या प्रिंट एक वक्त में एक ही वैल्यू लेगा। चलें चेक करके देखते हैं। प्रिंट के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन दोबारा कॉल किया, हमने उसके अंदर एक वैल्यू डाली, कॉमा डालकर हमने उसके अंदर दूसरी वैल्यू डाल दी। अब इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसको रन किया तो प्रिंट ने वो दोनों वैल्यूज़ प्रिंट करा दी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट के लिए ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दी जा सकती हैं। और एक से ज़्यादा क्या, अगर मैं कोई वैल्यू भी प्रिंट को ना दूं और इस सेल को एग्जीक्यूट करूं तो ये प्रिंट का फंक्शन चल रहा है, लेकिन चूंकि हमने कोई वैल्यू उसको नहीं दी है इसलिए उसने कुछ प्रिंट भी नहीं कराया। किस किस्म की वैल्यू दी सकते हैं, ये बात तो हमने सीख ली कि एक वैल्यू दे सकता हूँ, एक से ज़्यादा दे सकता हूँ, जितनी चाहे उतनी दे सकता हूँ। वैल्यूज़ की टाइप होती है। अच्छा, अब जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैं वर्ड वैल्यू इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब मैं डाटा इस्तेमाल करूँगा कि मैं प्रिंट को कोई डाटा दे रहा हूँ। तो डाटा हमारे पास बेसिकली नंबर की फॉर्म में होता है या फिर हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। नंबर की फॉर्म में जो डाटा है उसे हम इंटीजर डाटा कहते हैं। फिर दूसरा टाइप ऑफ नंबर जिसके अंदर पॉइंट आ रहा होता है, डेसिमल आ रहा होता है, उसे हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। तो नंबर्स के हमारे पास 2 तरह का डाटा होगा, इंटीजर डाटा और फ्लोटिंग डाटा। इस तरह से कि मैं यहाँ पर अब प्रिंट में हमने एक वैल्यू दी 1 2 3, दूसरी वैल्यू हमने दी 12.3।
अब आपके पास 23 एक इंटीजर डाटा है, 12.3 एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। दोनों नंबर्स हैं, लेकिन एक इंटीजर नंबर है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं, ये दोनों नंबर भी एज इट इज़ प्रिंट हो गए। तीसरा हमारे पास जो डाटा होगा, वो तीसरा डाटा हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट की फॉर्म में जितना भी डाटा आप लिखेंगे, वो सिस्टम को सिर्फ उस वक्त पता चलेगा कि टेक्स्ट है जब हम उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, जो भी टेक्स्ट हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, वो टेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसको, इस टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग टर्म्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू STRING, आप देखें STRING, ये स्ट्रिंग है। ये हमारे पास, हम इसको देखें, ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंटीजर वैल्यू एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमने देखा कि हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते वक्त एक इंटीजर वैल्यू को भी प्रिंट कराया, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी प्रिंट कराया, और एक हमने स्ट्रिंग वैल्यू को भी प्रिंट कराया। स्ट्रिंग वैल्यू के पर मज़ीद बात करते हैं कि स्ट्रिंग जब पता कैसे चलता है स्ट्रिंग का, मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए। जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होगी, चाहे वो कोई नंबर ही क्यों ना हो। जैसे आप देखें प्रिंट के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दिया 12, तो अब ये 12 भी नंबर नहीं रहा, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जो भी हम डाटा कोटेशन के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, वो डाटा स्ट्रिंग डाटा कहलाता है। तो डाटा के हवाले से हमें दो बातें समझ में आई, दोबारा रिपीट करते हैं। डाटा हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है। नंबर्स दो तरह के हैं, इंटीजर्स और फ्लोटिंग नंबर्स। फिर हमारे पास डाटा की दूसरी टाइप जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, और टेक्स्ट हमारे पास सारा डाटा स्ट्रिंग डाटा कहलाता है। स्ट्रिंग डाटा के अंदर जो है वो नंबर भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। देखें कि अगर मैं प्रिंट कराऊं, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब ये दोनों चीज़ें एज प्रिंट हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रिंग का और नंबर का, जिसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स भी हैं और उसके अंदर जो है वो नंबर्स भी हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा भी एज इट इज़ प्रिंट जो है वो हो जाता है।